एक परिवार के अंदर 4 लोग रहते हैं, जिसमें सास ससुर, उनके बेटे की बहू और एक छोटे वाला बेटा। जो बड़े वाला बेटा होता है उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो घर की बहू होती है वो घर पर बड़े अच्छे से रहने लगती है। अचानक ही घर के जो लोग बाग होते हैं, सास ससुर, खुद देवर, वो बीमार होने लगते हैं और बीमारी के चलते वो देवर एक तांत्रिक के पास पहुंचता है और तांत्रिक उसे एक ऐसी शिक्षा देता है जिस शिक्षा की वजह से भाभी घर से सदा सदा के लिए गायब हो जाती है। दोस्तों, जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचता है तो पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। अगर आप भी एक बार पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर और इसी का एक मोरार थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक नगर आता है त्यागी नगर। ये त्यागी नगर की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 17 अप्रैल 2023 को बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एक परिवार जिसमें रेणु पाठक नाम की एक औरत, जिसकी उम्र होती है 26 साल, जो इसका पति होता है वो पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है और एक दिन उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब घर पर उसका देवर, जिसका नाम श्याम पाठक, उम्र 22 साल, और इस औरत के सास ससुर रहते हैं। घर परिवार बड़े ही अच्छे से चलता है, ज़्यादा कोई बड़ी परेशानी इनको नहीं होती। जो बहू होती है घर की रेणु पाठक, वो भी अपने मायके ना जाकर अपनी ससुराल में ही रहा करती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और जो श्याम पाठक होता है वो ट्रक चलाया करता है और ट्रक चलाते चलाते एक दिन वो अपने घर पर आता है, देखता है कि उसके माता पिता भी बीमार हैं, वो खुद भी बीमार रहने लगता है। बीमारी के चलते हुए नज़दीकी एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर सारा वाक्य तांत्रिक को बताता है। तांत्रिक उससे कहता है कि भाभी है वो बहुत बड़ी तांत्रिक विद्या की ज्ञाता है, वो तांत्रिक विद्या जानती है और तांत्रिक विद्या के तहत ही तुम सबको रास्ते से हटा देगी, तुम सबको मार डालेगी। अब जो देवर होता है वो अनपढ़ होता है, बिना कुछ सोचे समझे अपनी भाभी के ऊपर शक करने लगता है। जैसे ही भाभी को आकर देखता है तो भाभी फ़ोन पर बातें कर रही होती है, जिससे भी बातें करती है उससे हंस हंस कर बातें करती है। अब देवर को लगने लगता है कि शायद ये हमारे ऊपर इस तरह की तांत्रिक विद्या चला रही है जिससे हमारे पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। फिर जो देवर होता है अपने ट्रक के काम पर चला जाता है। समय बीतता है, रेणु पाठक अचानक ही अपने घर से गायब हो जाती है। अब गायब होने पर जो रेणु पाठक के सास ससुर होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इधर जो रेणु पाठक के मायके वाले होते हैं उनको भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। ये दोनों मिलकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी, अपनी बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस भी मामला दर्ज कर लेती है। पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है, तमाम तरह से छानबीन करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है। पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। 15 दिन के बाद एक खबरी पुलिस के पास पहुंचता है और खबरी कहता है कि साहब, इसमें इस औरत का एक देवर है जिसका नाम श्याम पाठक है, शायद उसका कुछ ना कुछ इसे गायब करवाने में कनेक्शन है। इस पर पुलिस एकदम से ही श्याम पाठक के घर का रुख करती है और जैसे ही उसके घर पहुंचा जाता है, श्याम पाठक वहीं पर बैठा मिल जाता है। श्याम पाठक को पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेती है। गिरफ्त में लेने के बाद जब उससे पूछताछ करती है, पहले तो श्याम पाठक इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन जब अपनी शक्ति के साथ पुलिस उससे पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में वो टूट जाता है और सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाक़या होता है, जब मैं अपने ट्रक को लेकर अपने गांव के पास आ रहा होता हूं, मैं अपनी भाभी से बातचीत करता हूं और बातचीत करके उससे कहता हूं कि मैं बड़ा गांव के पास पहुंच चुका हूं, मुझे कुछ खाना दे जाना। पहले भी कई बार मेरी भाभी मुझे खाना दे जाया करती थी। फिर मेरी भाभी मुझे खाना देने के लिए बड़ा गांव में पहुंच जाती है और जैसे ही वहां पर पहुंचती है, मैं अपनी भाभी से कहता हूं कि भाभी, तुम झांसी घूमना चाहती थी ना, आज मैं झांसी जा रहा हूं। इस पर भाभी भी खुश हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है देवर, मैं भी तुम्हारे साथ झांसी चलना चाहती हूं। उसके बाद उस ट्रक में वो भाभी बैठ जाती है। उस ट्रक में पहले से ही श्याम का एक दोस्त होता है, कुंवर उर्फ राजू, और उनका एक नाबालिग जो कंडक्टर होता है वो भी इनके साथ होता है। कुल मिलाकर उस ट्रक के अंदर 4 लोग होते हैं। अब उसके बाद श्याम पाठक अपनी ड्राइवरी पर बैठ जाता है और ड्राइवरी करने लगता है। वो बड़ा गांव से झांसी के लिए निकल पड़ते हैं। लगभग आधा सा रास्ता तय हो जाता है। जो श्याम पाठक होता है इस बीच में बहुत ही तरह के फिल्मी गाने चलाता है। लास्ट में एक गाना
और चलाता है, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जब ये गाना चलता है तो श्याम पाठक की जो बॉडी की लैंग्वेज होती है वो बदलने लगती है। अब इस तरह से श्याम पाठक लगने लगता है कि जैसे श्याम पाठक कुछ करने वाला है। इस पर भाभी उससे कह देती है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम गाड़ी आराम से चलाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके बाद श्याम पाठक अपने जेब से एक तेज़धार हथियार निकालता है और उस तेज़धार हथियार को अपनी भाभी के ऊपर चला देता है। जो इसके साथ में इसका दोस्त बैठा होता है राजू, वो उसके पैरों को पकड़ता है। जो कंडक्टर होता है जो कि नाबालिग होता है वो उसके हाथों को पकड़ता है और जो श्याम पाठक होता है अपनी भाभी के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया जाता है। प्लान के तहत ही पहले ही वहाँ पर एक कंबल बिछाया होता है, उस कंबल में भाभी की डेड बॉडी को लपेटा जाता है। लपेटकर वहीं पर एक नदी बह रही होती है जिसका नाम बैतूल नदी होता है। उस बैतूल नदी में इस डेड बॉडी को फेंक दिया जाता है और जो इनके पास चाकू होता है उसको भी उसी नदी में फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये वहाँ से चुपचाप अपनी गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस श्याम पाठक की ही तहरीर पर उसके दोस्त कुंवर उर्फ राजू और एक जो नाबालिग लड़का उनके साथ कंडक्टर होता है, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। पुलिस अपनी एक टीम लेकर उस नदी के पास पहुंचती है। वहां पर गोताखोरों को भी ले जाया जाता है। जब गोताखोर वहां पर तलाश करते हैं ना तो वहां पर डेड बॉडी मिल पाती है और ना ही वहां पर कोई चाकू मिल पाता है। अब पुलिस के पास सबूतों का बहुत बड़ा अभाव होता है। मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। अब कोर्ट से ही पता चल पाएगा कि इन लोगों को सज़ा हो पाएगी या इन लोगों को ऐसे ही बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिलता। उसके बाद ट्रक में भी आकर देखा जाता है कि उसमें कहीं खून के कोई छींटे तो नहीं लगे हुए। लगभग 1 महीने का समय उस वारदात को हो जाता है। कहीं कहीं पर भी पुलिस वालों को इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। सबूत के अभाव में अब ये मामला देखने वाला होगा कि इस मामले में होता क्या है, कोर्ट इनको क्या सज़ा दे पाता है या बाइज्जत इनको बरी करता है। लेकिन यहाँ पर जो अनपढ़ता के कारण बिना सोचे समझे इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डाला, उसके बाद इनको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए या इनको बाइज्जत बरी होना चाहिए। दोस्तों, इनके खिलाफ कोई फ़िलहाल सबूत नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है जल्द ही इनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए जाएंगे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएँ भी हो रही हैं। अनपढ़ता के कारण इस तरह से लोग एक तांत्रिक की बात में आ जाते हैं और तांत्रिक की बातों में आने के बाद वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।